हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए काकरा इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को देखने के लिए आपके लिए क्या है, छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी को जांचेंगे, परखेंगे और देखेंगे कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी नहीं हो चुकी। तो आज के सेशन में ही कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, उनको आप देखेंगे कि कितने आपके सही है, कितने नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था। देखो, दीन इलाही क्या है, एक धर्म है। एक क्या है भाई, धर्म है। और इसको स्वीकार करने का पूछा गया कि स्वीकार करने वाला जो है वो कौन है। तो उसके लिए ऑप्शन है राजा मानसिंह, बीरबल, टोडरमल या फिर तानसेन। तो इसको जो स्वीकार करा था वो किसने करा था, वो करा था भाई, ध्यान रखना, किसने, बीरबल ने। किसने करा था, बीरबल ने। और इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक जो नाम है, वास्तव में इसका जो नाम है वो क्या है, तो वो है, ध्यान रखना, महेश दास। क्या नाम है भाई, महेश दास। ठीक है, ध्यान रखना, वास्तविक नाम इसका क्या है, महेश दास। स्वीकार नहीं किया था तो वो किसने किया था, वो था मान सिंह। स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखना, स्वीकार जो नहीं किया था वो किसने करा था, राजा मान सिंह ने। और जिसने स्वीकार किया था वो कौन था, वो कौन था भाई, अपना बीरबल। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। कौन से आयोग की बात की गई है, वित्त आयोग की बात की गई है। ठीक है, तो 263, 280, 312, 324। तो ध्यान रखना, जो वित्त आयोग है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 280 से। कौन से भाई, आर्टिकल 280 से क्या है अपना, वित्त आयोग है। यहीं पर एक और चीज पूछ लेते हैं, धन विधेयक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धन विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना, 1 रुपया भी धन होता है, 10 रुपये भी, तो 110। ठीक है, ये चीजें भी याद ध्यान रखें, धन विधेयक का भी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर क्या है, झुकी हुई है, यह सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने, कैपलर ने, गैलीलियो ने या फिर न्यूटन ने। तो क्या सबसे पहले की बात की गई है, तो सबसे पहले किसने बताया था भाई, कोपरनिकस ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने बताया था, कोपरनिकस ने, कि इस पृथ्वी क्या है अपनी धुरी पर झुकी हुई है। झुकी हुई आपको पता ही है कि कितनी झुकी हुई है, तो वो झुकने का जो है वो कितना है, 23.5 डिग्री। कितना भाई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम एक क्या है, पुस्तक है। ठीक है, भवभूति, बाणभट्ट, कालिदास या फिर माघ। तो आप सभी बताइए कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो कौन है भाई, कालिदास। ठीक है, ध्यान रखना, कौन है, कालिदास। तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के जो लेखक है वो है अपने कालिदास। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्या पूछा गया भाई, सुमेलित नहीं है, यानी कि जो लिखा हुआ है एक दूसरे के सामने, उसमें कौन सा क्या है, गलत है। सही नहीं है तो मतलब गलत है। तो ऐसा आपसे पूछा गया है। तो विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। विटामिन B12 से होने वाला कौन सा है, एनीमिया। विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी। और विटामिन डी से होने वाला रोग बेरी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा भाई, विटामिन डी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हुआ है, रिकेटस। कौन सा रोग हुआ है भाई, रिकेटस, यानी कि सूखा, है ना। ध्यान रखना, सूखा रोग जो है वो कौन सी कमी का है, विटामिन डी से। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो विटामिन डी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, है ना। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वे ऑप्शन में है। सबसे पहले देखें किसका नाम है, कणादका। उसके उसके बाद कपिल, उसके बाद गौतम, उसके बाद पंतजलि। ठीक है, ध्यान रखना। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो वो है, ध्यान रखना, गौतम ऋषि। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आएगी। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना, कपिल मुनि का भी, तो ये है सांख्य दर्शन के। ठीक है, ये वैश्विक दर्शन के हैं, पतंजलि योग दर्शन के हैं। तो इनका भी आप खासकर क्या रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। देखो, ध्यान रखना, भारतीय संविधान के जितने भी क्या है स्रोत है, यानी कि जो अन्य देशों से हमने लिए हुए हैं, तो वे आपके खासकर याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल जरूर मिलने वाला है, तो आप खासकर ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका या फिर कनाडा। तो कहाँ से लिए गए भाई,
अमेरिका से, ठीक है। आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखना, ये भी खासकर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अपने जो शेरशाह सूरी हुए एक शासक हुए, उनका जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में, या फिर लाहौर में? तो आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? सासाराम, ठीक है, ध्यान रखना। सासाराम क्या है? झीलों के बीच में, झीलों के बीच, ऊंचे चबूतरे पर, ठीक है। सासाराम कहाँ पर है? ध्यान रखना, बिहार में। सासाराम कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम जो है, आपने पढ़ा भी होगा कि सोडियम की छड़ों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यह सवाल तो ये पूछा जाएगा कि सोडियम की छड़ों को कहाँ पर रखा जाता है, तो कहाँ पर? मिट्टी के तेल में। ये पूछा गया है कि क्यों रखा जाता है, कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वह भारी होता है, वह विषैला होता है, वह वायु में जल उठता है, वह पानी में नहीं घुलता है। तो आप सभी को पता है कि मिट्टी के तेल में, ध्यान रखना, सोडियम क्या है? जल में, वायु में क्या होता है? सोडियम हमेशा जल जाता है, इसलिए उसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से माना जाता है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था, तो वो चलाया गया था, ध्यान रखना, कब से? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था, ध्यान रखना, वो चलाया गया था कब से? 1930 से। 1930 से, फिर 1931 में, फिर 1932 में। तो इसके तीन पार्ट थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। तो इसने पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ है वो किस घटना से माना जाता है? चौरा कांड से, दांडी यात्रा से, काकोरी कांड से, या जलियांवाला बाग से? तो ये पता है आपको 1919 के हैं, ये 1922 के हैं, तो ये सब पीछे हैं। तो आप सभी को बताइए कि कौन सा? दांडी यात्रा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1930 का जो पहला जो शुरुआत है वो किससे है? दांडी यात्रा से। मैं आपको तीनों पार्ट बता दूं आपको यहीं पे। फिर है दिल्ली समझौता, ये इसको हम ध्यान रखना क्या बोल लेंगे? गांधी इरविन समझौता भी इसको बोल लेंगे हम, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इसको बोल लेंगे पूना पैक्ट, या अंबेडकर गांधी समझौता, अंबेडकर गांधी समझौता, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या है? तीन पार्ट है। इन्होंने आरंभ पूछा गया था, तो आरंभ किससे हुआ था भाई? अपना दांडी यात्रा से, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किससे हुआ था? दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलिंद पन्नो किसके बीच संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नो किसके बीच संवाद के रूप में है? अशोक और उपगुप्त, कनिष्क और नागार्जुन, मिनांडर और नागसेन, चंद्रगुप्त और चाणक्य, ठीक है। तो वो किससे है? मिनांडर और नागसेन, ठीक है। नागसेन, इसमें क्या है? बौद्ध दीक्षा दी गई थी, बौद्ध दीक्षा। मिनांडर के क्या थे? प्रश्न थे, और नागसेन उसके क्या दे रहा था? उत्तर दे रहा था। तो इन सबको एक पुस्तक में लिख दिया गया था, जिसका नाम रखा गया था मिलिंद पन्नो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके क्या थे? सवाल जवाब थे दीक्षा लेने के, कि क्यों इसमें जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है, तो वो सब किसके अंदर ऐड कर दिया गया था? मिलिंद पन्नों के। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किसका? आरबीआई का। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या पूछा गया? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1935 में, 47 में, 49 में, या फिर 51 में? तो 1949 में इसका क्या हुआ था भाई? राष्ट्रीयकरण हुआ था, किसका? आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? ओम का जो नियम है, ओम का नियम किस संबंध को संबंध करेंगे? वी बराबर आई आर, ये वाला जो सिस्टम है, तो ये किसको संबंधित करता है? बल एवं दाब, धारा विभव एवं प्रतिरोध, ऊर्जा एवं शक्ति, द्रव्यमान एवं वेग। तो ध्यान रखें, किसका? धारा विभव और प्रतिरोध को क्या करता है? ओम का नियम व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है भाई, तहकीकात ए हिंद के लेखक कौन थे? तहकीकात ए हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, या फिर फरिश्ता? तो तहकीकात हिंद किसकी पुस्तक है? अल ब्रूनी की। किसकी पुस्तक है भाई? अल ब्रूनी की, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, रेहला, ये भी फेमस पुस्तक है।
क्या नाम है? रेहला। ठीक है। अमीर खुसरो का ध्यान रखना, तोता ए हिंद इसको कहा जाता है, तोता ए हिंद। ठीक है। तबले का आविष्कारक, तबले का आविष्कार। ठीक है। एक पॉइंट है इसका। खड़ी बोली का इस्तेमाल करने वाला पहला, खड़ी बोली, खड़ी बोली अपनाई प्रथम, पहली बार, तो वो किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24, 42, 44 या 52? तो आप सभी को पता है कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या करा गया था? अपनाया गया था। ठीक है। और इसको क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। निम्न में से कौन सा तत्व तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत क्या है भाई? ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक है। तो उसके लिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है अपना? फ्लोरीन। सही आंसर इसका क्या है भाई? अपना फ्लोरीन। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, महारानी विक्टोरिया की घोषणा या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि किसकी घोषणा? महारानी विक्टोरिया की घोषणा को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यदि मैं भाग की बात करूं तो भाग 3 को, संविधान के कौन से भाग को? तो भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आप सभी को पता ही है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कल्हण। ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रक्तचाप मापने के लिए रंत को क्या कहते हैं? है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी नापने की मशीन को क्या कहते हैं? ये पूछा गया आपसे। स्टेथोस्कोप, धड़कन नहीं नापनी भाई, स्फेग्नोमैनोमीटर, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोमीटर। ठीक है। तो वो क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर को क्या है नापा जाता है? स्टेथोस्कोप से क्या नापेंगे भाई? धड़कन। कार्डियोग्राफ से क्या है? हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। बैरोमीटर से क्या है? वायुमंडलीय दाब पढ़ते हैं। है ना, ध्यान रखना ये सब चीज़ जैसी की है। तो ऐसे यंत्र भी आपको याद रखने, एक क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछे गए? अंग्रेज अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे, कौन थे? ऑप्शन में जॉर्ज ह्यूल, एओ ह्यूम, वेडरबर्न या हेनरी कॉटन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? एओ ह्यूम। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी? एओ ह्यूम ने करी थी। कब करी थी? तो वो करी थी 1885 में। कब करी थी भाई? 1885 में। और करी किसने थी? तो वो करी थी एओ ह्यूम ने। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण मुख्यतः किस विधि के द्वारा किया जाता है? किसकी आयु का? पृथ्वी की आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग द्वारा, या रेडियोमेट्रिक विधि द्वारा, या भूस्तरीय अध्ययन द्वारा, या जीवाश्म अध्ययन द्वारा। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की आयु जो करी जाएगी वो किसके द्वारा? रेडियोमेट्रिक विधि द्वारा। ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पंतजलि, पाणिनि, कात्यायन या वाल्मीकि? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? पाणिनि। ये इतिहास से रिलेटेड क्या है? आपकी पुस्तक है। और इन पुस्तकों के बारे में आपसे जरूर पूछ लिया जाता है। इतिहास की एक पुस्तक जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी एग्जाम के अंदर, वो कुछ भी हो सकती है। इसलिए आप सभी पुस्तकों का धीरे धीरे क्या है? अध्ययन करते रहे और उन्हें नॉर्मली याद करते रहे। ठीक है भाई। भारत में शून्य का सिद्धांत किस गणितज्ञ से संबंधित माना जाता है? किस सिद्धांत की बात की गई है? शून्य से। ठीक है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर बराहमिहिर। तो शून्य का सिद्धांत जो भारत में दिया गया था तो वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखना किसने दिया था भाई? ब्रह्मगुप्त ने। एक इतिहास से रिलेटेड पूछे थे, सूर्य शून्यवाद के प्रवर्तक, ये भी ध्यान रखना। शून्यवाद, शून्यवाद के प्रवर्तक, ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो शून्यवाद के प्रवर्तक है वो है, ध्यान रखना, नागार्जुन। ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किसके? शून्यवाद के। यहाँ केवल किसकी बात की गई है? शून्य की। तो शून्य का जो है वो कौन है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शून्य का कौन है? ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। निम्न में से कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको पेपर में भी अंडरलाइन करना है, नहीं के नीचे, है ना, ताकि आप बिल्कुल भी भूल ना पाओ। 2 से 3 बार आप उसको अंडरलाइन कर दे तो आपका ध्यान उस पर जाएगा। तो नहीं पूछा गया है नोबेल गैस। नियोन है, क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है।
तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या है, नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस कौन सी, नियॉन, क्रिप्टॉन और फिर आर्गन गैस को क्या कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुंडो ने, डलहौजी ने या फिर विलियम बेंटिक ने। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की थी वो की थी थॉमसन मुंडो ने। ठीक है, ध्यान रखना। थॉमस मुंडो ने क्या करती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या की थी, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक। सती एवं ठगी प्रथा को खत्म करता, सती एवं ठगी प्रथा समाप्त पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था, राज्य हड़प नीति, डाक तार व्यवस्था, और प्रथम रेलवे इनके समय में चली थी। ठीक है, बहुत सारे काम हैं ऐसे। तो बात समझ में आई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि वायसराय से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में ही आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो आप भी इनको क्या है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपकी क्या है, याद होने लगेंगे। एक साथ कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक करोगे तो दूसरा भूल जाओगे, ये आपकी तुम्हें पता ही है। ये क्या है, हमारी व्यवहारिक बात है, इसे तो आप समझते ही होंगे। ठीक है भाई, तो बात समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, क्या पूछा गया आपसे, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 40, 44, 48 या फिर 51। तो समान नागरिकता संहिता के लिए है, ध्यान रखना, आर्टिकल 44। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार रिपीट हो चुका एग्जाम में। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये कई बार रिपीट हो चुका। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप खासकर ध्यान रखेंगे, प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें याद से, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, ठीक है। एंटीबॉडी का शरीर में जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में, लिम्फोसाइट में या फिर हीमोग्लोबिन में। तो एंटीबॉडी जो मिलते हैं वो कहाँ पर बनेंगे, ध्यान रखना, कहाँ पर, लिम्फोसाइट में। कहाँ पर भाई, लिम्फोसाइट में। इस चीज़ के बारे में आप, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, इन सब के बारे में आप क्या है, पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है आपका, कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, हिकेटियस, इराटोस्थनीज, टॉलमी या फिर स्ट्रैबो। तो आपको पता ही है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको, इराटोस्थनीज को क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से भाई। सैंडर्स वध का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, सैंडर्स की जो हत्या करी थी वो ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सैंडर्स का वध जो करा था वो किसने करा था, भगत सिंह के नाम है इसका, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब थे, है ना, सैंडर्स के थे। भगत सिंह ने असेंबली में आप बम फेंक दिया, सुखदेव ने इसकी कर दी, हत्या कर दी, तो तीन थे वो, उसको ध्यान रखेंगे। तो सैंडर्स वध का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, अंग्रेजी शासन समाप्त करना, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना, असेंबली उड़ाना या फिर जेल तोड़ना। तो सैंडर्स की हत्या का जो मुख्य कारण था वो क्या था, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था सैंडर्स की हत्या का कारण। ठीक है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है। तो मौद्रिक नीति यानी कि मुद्रा का जो नीति का काम है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग या फिर सेबी। तो उसका पता ही है आपको, कौन, आरबीआई। कौन करेगा मौद्रिक नीति, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको क्या करेगा, करेगा। अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो जो है संबंध, जो उनका संबंध बताया गया है वो किस धर्म से बताया, ये आपसे पूछा गया है। जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख। तो अजंता की गुफाएं खासकर जो फेमस है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मुख्य संबंधित है वो किससे है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, ध्यान रखना, किससे, बौद्ध धर्म से। उसमें जातक कथाएं भी लिखी हुई है, चित्र के द्वारा जातक कथाओं का भी वर्णन है। तो जातक कथाएं जो संबंधित है किससे, गौतम बुद्ध से। तो किस धर्म से संबंधित होगी, बौद्ध धर्म से संबंध होगी। गुप्त काल में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन है भाई, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, किसे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को। गुप्त काल की बात की गई है तो भारत का नेपोलियन आप सभी को पता ही है किसे कहा जाता है, तो किसे, समुद्रगुप्त को। ठीक है, ध्यान रखना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे, समुद्रगुप्त को। ठीक है भाई,
ध्यान समझेंगे अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है ना? ध्वनि को जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है, किस इकाई के द्वारा? पास्कल, डेसिबल, हर्ट्ज या फिर न्यूटन? तो ध्वनि की यदि मैं बात करूं तो ध्वनि को जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है? तो डेसिबल के द्वारा। किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा। ठीक है। ध्वनिक चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो किसमें? ठोस में होती है। ओह, क्रिप्स है भाई, ये ध्यान रखना। क्रिप्स इंडिया प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, है ना? क्रिप्स इंडिया प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? लाहौर में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर इलाहाबाद में? तो क्रिप्स इंडिया प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था भाई? अपना मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना। क्रिप्स इंडिया प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? कोलकाता में भाई, सॉरी। कहाँ पर भाई? कोलकाता में। क्रिप्स इंडिया जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? कौन सी बात की गई है? भाग की बात की गई है, और किससे संबंधित होना चाहिए? आपातकाल से। तो भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20? तो ध्यान रखना कौन सा है भाई आपातकाल से? भाग 18। ठीक है, ध्यान रखना। भाग 17 भाषा से है ना? भाग 20 संशोधन से है। ठीक है, ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। और भाग 18 किससे है? आपातकाल से। डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? डार्विन जो है किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, विकासवाद सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत या फिर क्वांटम का सिद्धांत? तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो था विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या था भाई? विकासवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो वो किसने किया था भाई? लॉर्ड लिटन ने। किसने करा था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने क्या करता? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या कर दिया था? पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि अंगीकृत कब तैयार हो चुका था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को? तो अंगीकृत जो किया गया था वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, टीबिया या फिर अल्ना? तो ध्यान रखना, सबसे छोटी पूछी गई तो क्या है? स्टेपीज, यानी कहाँ की है? कान की हड्डी। सबसे बड़ी पूछेगा तो कौन सी है? फीमर। बड़ी कौन सी है भाई? फीमर, जांग की हड्डी यानी पैर की हड्डी। ठीक है। टीबिया भी कहाँ की? यहीं के। टीबिया, फिबुला, अल्फा, रेडिना, सब की सब यहीं की है, हाथों पैरों की। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो 1761 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1761 में हुआ था। वो कब हुआ? किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज और सिराजुद्दौला? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये थे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चन। आपने देखा होगा ये लगभग कितने 40 क्वेश्चन आपके थे। कितने क्वेश्चन आपके तैयार है, कितने क्वेश्चन नहीं है? जो क्वेश्चन तैयार नहीं है उनको आप जरूर पढ़ें, उनके बारे में अच्छे से जानकारी करें, और जो क्वेश्चन आपके तैयार है उनको एक बार देखते हुए ऐसे ही चलते रहेंगे। तो तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।